आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रक्षेपण यान की पीढ़ियां। मैं यजुवेंद्र बैरागी कौटिल्य एकेडमी की तरफ से आप सबको पढ़ाने वाला हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज की क्लास में हम लॉन्च व्हीकल्स की जनरेशन के बारे में बात करेंगे। अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे पेपर 3 जो मेंस का होता है उसमें यूनिट 7 का एक हिस्सा है। यहां से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो 11 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर में होने के चांसेस है। 11 नंबर में फिर भी अगर नहीं आता है तो 3 और 5 के लिए यह विषय एकदम आइडियल है, यानी कि आदर्श है। तो चलिए हम लोग लॉन्च व्हीकल्स की पीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। वैसे तो प्रक्षेपण यान हर अंतरिक्ष एजेंसी अपने हिसाब से तकनीकी स्तर पर डेवलप करती है, क्योंकि हर प्रक्षेपण यान के साथ जुड़ी होती है एक बहुत बड़ी अधोसंरचना, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे लॉन्च स्टेशन के नाम से जाना जाता है। हर एक प्रक्षेपण यान को किसी भी लॉन्च स्टेशन से प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता। उसके लिए अकॉर्डिंगली यानी कि समन्वित रूप से वैसी की वैसी रोबोटिक सिस्टम, मैकेनिकल प्रणाली, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। इसी क्रम में हम समझ सकते हैं कि इसरो के अपने खुद के कुछ लॉन्च व्हीकल्स प्रक्षेपण यान होंगे, नासा के खुद के कुछ होंगे, स्पेस एक्स के खुद के कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स होंगे, रॉस्कोमॉस के होंगे, चाइनीज स्पेस एजेंसी के होंगे। तो हम यहाँ जिसकी लॉन्च व्हीकल जनरेशन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। इसरो के द्वारा लॉन्च व्हीकल्स की अभी तक 5 पीढ़ियां विकसित की जा चुकी हैं, 5 जनरेशन। और इन 5 जनरेशन में आपको ये अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स दिख रहे होंगे। ये पांचों जनरेशन को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें देखो SLV, ASLV, PSLV, GSLV के प्रारंभिक संस्करण और GSLV का सबसे आधुनिक संस्करण मार्क 3 आता है। तो क्रमशः ये हमारे लॉन्च व्हीकल्स की 5 पीढ़ियों को दर्शा रहे हैं। चलिए, तो इनके बारे में जानकारी समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि लॉन्च व्हीकल होते क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं, इनका लॉन्चिंग सिस्टम कैसा है, और इसके अलावा ये स्टेजेस का मतलब क्या होता है कि चरणों में प्रक्षेपण करते हैं, ये अलग अलग चरण क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इस बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा से आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेपण यान की परिभाषा क्या है? अनुप्रयोगिक उपकरणों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रायोगिक इंजन यान। इंजन यान का मतलब हो गया ऐसे यान जिनमें स्पेशलाइज्ड इंजन, कंबशन चैम्बर यानी कि दहन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अनुप्रयोगिक उपकरण कौन से हैं? इसके अंदर आ जाते हैं उपग्रह या फिर अंतरिक्ष यान या फिर अंतरिक्ष शटल। इन सभी को स्पेस में भेजने के लिए जो प्रायोगिक इंजन यान इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं को ही हम लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान बोलते हैं। एक आदर्श प्रक्षेपण यान 3 चरणों में ऑपरेट होता है। एक आदर्श प्रक्षेपण यान में 3 चरण होने चाहिए। देखो मैं आपको समझाता हूं कि ये कुछ किस प्रकार से काम करता है। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ा सा सेंटर में बनाते हैं इस डायग्राम को। मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी से हमें एक लॉन्च व्हीकल को अंतरिक्ष में भेजना है। तो देखिए थोड़ा सा एक शुरुआती क्षेत्र होता है जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र। इस गुरुत्वीय क्षेत्र में वस्तुओं पर पृथ्वी सबसे ज्यादा गुरुत्वीय आकर्षण बल लगाती है और उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। इसके अलावा एक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन आप ये समझ लीजिए कि ये रही वो कक्षा जिस कक्षा में हमें उपग्रह को भेजना है। तो ये हो गई हमारी उपग्रह कक्षा। यहां तक हमें सैटेलाइट को पहुंचाना है। तो अब इसका सफर किस तरीके से चालू होता है वो समझाते हैं। सबसे पहले तो सैटेलाइट हवा में ऊपर उठता है, लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान सैटेलाइट को अपने साथ लेकर के हवा में कुछ ऊंचाई तक जाता है सीधा। अच्छा, ये जो सीधे में ऊंचाई पर जाने का चरण है ये सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि इसी दौरान इंजन को सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। अधिकतम प्रणोदन क्षमता इसी समय चाहिए होती है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 ये पहला चरण होता है। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लॉन्च व्हीकल हमारे पृथ्वी के विषुवत की ओर झुकना चालू हो जाता है। विषुवत की ओर इस तरीके से मुड़ता है। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे ऊपर जाएगा तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स कभी ना कभी लॉन्च व्हीकल को अपनी तरफ खींच ही लेगा। ये इम्पॉसिबल है कि ऐसे सीधे उड़ते हुए पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाओ। तो इस स्थिति में हमें पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का ही इस्तेमाल करके
इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जाना पड़ेगा। और यहां पर चालू होती है सेकेंड स्टेज, जिस सेकेंड स्टेज में धीरे धीरे हम पृथ्वी से अपनी दूरी बढ़ाते चले जाते हैं इस तरह से। ये देखिए, अब पृथ्वी से हम धीरे धीरे कहां हो रहा है, दूर हो रहे हैं, और हम अंततः उस ऊंचाई पर या उस दूरी पर पहुंच जाते हैं जो कक्षीय उपग्रह का, जो उपग्रह की कक्षीय दूरी होती है। तो पहली स्टेज का काम तो खाली इतना ही होता है कि ये पृथ्वी से एक सर्टेन हाइट पर पहुंचाए, क्योंकि पृथ्वी के करीब है ये चरण, और करीब होने की वजह से यहीं पर सबसे ज्यादा प्रणोदन कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है। ये हो जाने के बाद आप ये जो बढ़ती हुई कक्षीय दूरी देख रहे हैं, ये हमारे स्टेज 2 का काम होता है, ये दूसरे चरण का काम होता है। दूसरा चरण पूरा हो जाने के बाद उपग्रह जब अपनी निश्चित कक्षीय दूरी पर पहुंच जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखना पड़ता है कि इस सैटेलाइट को सही कक्षा में निर्धारित करें कि यह हमेशा चक्कर लगाता रहे। अब यहां पर एक छोटी सी साइंस इस्तेमाल होती है। ये मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है, और ये मान लेते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर की वो उपग्रह कक्षा, वृत्तीय कक्षा यहां पर मैंने मान करके रखी है, और इस कक्षा में हमारा जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट चक्कर लगाता है। एक समय पर सैटेलाइट पर 2 बल कार्य करते हैं, बाहर की तरफ लगने वाला अपकेंद्रण बल और अंदर की तरफ लगने वाला गुरुत्व बल, जो कि अभिकेंद्रण बल का काम करता है। अपकेंद्रण और अभिकेंद्रण बल का दोनों का आपस में बराबर होना जरूरी है। ऐसी सिचुएशन में हम दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं, G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर क्या है, ये दूरी है सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच की। ये होता है गुरुत्व बल का फॉर्मूला। ये बराबर होना चाहिए बाहर की ओर लगने वाले अपकेंद्रण बल के बराबर। यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं r m ओमेगा स्क्वायर। r है दूरी, m होता है हमारे सैटेलाइट का द्रव्यमान, और ओमेगा ये सबसे जरूरी कारक है, ओमेगा हो जाता है हमारा कोणीय वेग। अब आप इसमें देखेंगे कि द्रव्यमान और दूरी ये तो स्थिर है, जितनी यहां है उतनी ही इस तरफ है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए जरूरी है कि हम कोणीय वेग का सटीक निर्धारण करें। एंगुलर वेलोसिटी एकदम फिक्स होनी चाहिए। सही कैलकुलेशन के द्वारा ये दोनों बल बराबर कर दिए जाते हैं, और उसी के बाद हमारा सैटेलाइट लगातार चक्कर लगाता है। यानी कि इस सैटेलाइट को सही वेग देने के लिए हमें इस कक्षा में इस उपग्रह को एक पूरा चक्कर करवाना पड़ता है, एक पूरा रोटेशन करवा दिया जाता है, और यह होती है हमारे लॉन्च व्हीकल की स्टेज 3। जैसे ये होता है तो इसे निर्धारित स्थान जहां पर भी सैटेलाइट को छोड़ना है वहां ले जा करके छोड़ दिया जाता है। जड़त्व की वजह से यह सैटेलाइट लगातार आगे गति करने की टेंडेंसी रखता है, जबकि अभिकेंद्रण और अपकेंद्रण बल के एक समान होने के कारण इसकी जो गति है वो कैसी हो जाती है, वृत्तीय। और ये सैटेलाइट बिना किसी इंजन, बिना किसी ईंधन की मदद के पृथ्वी के लगातार चक्कर लगाता रहता है। तो सैटेलाइट को पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए किसी भी ईंधन की या किसी इंजन की जरूरत नहीं होती है। वो कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं जहां पर सैटेलाइट का बूस्टर काम आता है। ओके, तो इस तरह से आपने समझा कि एक लॉन्च व्हीकल की सामान्य स्टेज कितनी होती है, 1, 2 और 3। ये जनरल स्टेजेस होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टेज जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, तो टोटल 4 स्टेज हो जाती हैं। कभी कभी दूसरी स्टेज को 2 भागों में बांट देते हैं तो टोटल 5 स्टेज हो जाती है। लेकिन अगर आदर्श स्वरूप में देखें तो एक लॉन्च व्हीकल की 3 चरण, 3 स्टेजेस होती है, और यही जानकारी अभी हमें आगे इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मिलेगी। इसरो के द्वारा जो प्रक्षेपण यान विकसित किए गए हैं, इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है। शुरुआती जनरेशंस में हमारे प्रक्षेपण यान परीक्षण यान होते थे। परीक्षण का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंट। तो इन एक्सपेरिमेंटल यान का इस्तेमाल हम कहां करते थे, देखो एक बहुत बड़ी कार बनाने वाली कंपनी भी एकदम से कार बना करके बाजार में बेचेगी नहीं। पहले 3-4 कार बनाएगी, उन्हें चलाएगी, उनका परीक्षण करेगी हर परिस्थिति में, जब सेटिस्फाइड होगी तब जाकर के उनको व्यावसायिक स्तर पर उत्पादित किया जाएगा।
सेम टू सेम इसरो ने किया। शुरुआत की 2 जनरेशन 1 और जनरेशन 2 के प्रक्षेपण यानों को केवल परीक्षण टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। जब उनके थ्रू हम सीख गए कि क्या गलतियां हो सकती हैं और प्रक्षेपण यान कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हमने प्रायोगिक प्रक्षेपण यान यानी कि एप्लीकेशनल लॉन्च व्हीकल्स डेवलप करने चालू किए, जिसमें पीएसएलवी और जीएसएलवी आते हैं। तो पहले इनके बारे में बात करेंगे, परीक्षण वालों के बारे में, उसके बाद हम प्रायोगिक प्रक्षेपण यानों की बात करेंगे। निर्धारित प्रक्षेपण यान तकनीक प्रणोदन क्षमता बढ़ाने के लिए क्रायोजेनिक इंजन तकनीक भी विकसित की गई। उसके बाद आती है हमारी प्रक्षेपण यान की 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी में हमने कोई नया लॉन्च व्हीकल यानी कि यान विकसित नहीं किया, कोई नया प्रक्षेपण यान नहीं बनाया। हमारे पास जो प्रक्षेपण यान तकनीक पहले से उपलब्ध थी, उसी की प्रणोदन क्षमता को, उसी की कैपेसिटी को बढ़ाया। उसके द्वारा ज्यादा दूरी तय करना संभव हुआ और उसी के माध्यम से ज्यादा वजन के उपग्रहों को यानी कि पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना संभव किया गया। इसी क्रम में हमने एक नई इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप करी जिसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी। तो क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी 5वीं पीढ़ी की इंजन टेक्नोलॉजी है। इसके अंतर्गत कोई नया लॉन्च व्हीकल नहीं डेवलप हुआ, इसमें हमने उपलब्ध लॉन्च व्हीकल के ही नए संस्करण विकसित करे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसरो साउंडिंग रॉकेट भी बनाती है और इसरो के द्वारा स्क्रैमजेट और रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हुई हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा एकदम लेटेस्ट जो लॉन्च व्हीकल इसरो अभी डेवलप करने पर काम कर रहा है वो है एसएसएलवी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसकी भी चर्चा यहां पर हम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मंजिल दूर नहीं दोस्तों, कौटिल्य एकेडमी लेकर आ रहे हैं मंजिल एमपीपीएससी स्पेशल न्यू बैच। इस बैच में आपका पूरा एमपीपीएससी का कोर्स 1 साल में कंप्लीट किया जाएगा। यह बैच 16 अगस्त से शुरू हो रहा है और इसे ज्वाइन करने के लिए आप कौटिल्य एकेडमी की एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल में आता है हमारा एसएलवी। यह हमारी जनरेशन 1 का लॉन्च व्हीकल है, फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। एसएलवी का फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि उपग्रह प्रक्षेपण यान। क्योंकि ये परीक्षण यान है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई एडिशनल सैटेलाइट वगैरह एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया है। आधारभूत संरचना वाला जो एसएसएलवी है ये एकदम मिसाइल जैसी आकार का है। इसका खुद का वजन भी बहुत कम है, इसके साथ साथ ये ज्यादा वजनी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में नहीं ले जा सकता। जब इसका परीक्षण किया गया तो हमें जानकारी मिली कि ये 4 चरणों वाला यानी कि 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। इसकी पेलोड क्षमता 40 किलोग्राम है, यानी कि ये 40 किलोग्राम तक के उपग्रह वजन को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। जबकि जो लिफ्ट ऑफ भार होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है कुल भार। कुल भार से आशय है कि सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल दोनों का टोटल मास कितना है। टोटल मास इसका 18 टन के आसपास था, जिसमें से सैटेलाइट केवल 40 किलोग्राम के आसपास का। जिस कक्षा में हम इसे भेज सकते हैं वो है हमारी निम्न पृथ्वी कक्षा, लोअर अर्थ ऑर्बिट। उसमें भी देखा जाए तो 700 से 900 किलोमीटर के आसपास सबसे ज्यादा उपग्रह प्रक्षेपित होते हैं, तो उसी के बीच की लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तक हम इसे भेज सकते हैं। एसएलवी को परीक्षण के लिए 4 उड़ानें दी गई, जिसमें 1979 का परीक्षण पूरी तरह से असफल रहा। यह इसका पहला परीक्षण था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एसएलवी लॉन्च व्हीकल्स के प्रोजेक्ट मैनेजर थे और उनके लिए बड़ी हताशा वाला विषय था कि पहली उड़ान इतनी बुरी तरह अनसक्सेसफुल रही, असफल रही। इसके बाद इसकी 3 और प्रायोगिक परीक्षण के लिए उड़ानें हुई, जो 1980, 1981 और 1983 में की गई। 1979 और 1981 के जो एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स थे वो अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन 1980 और 1983 की 2 उड़ानें सफल रहीं। 1983 में रोहिणी RSD-2, ये वो उस डमी सैटेलाइट का नाम है जिसे एसएलवी के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया था। डमी सैटेलाइट वास्तविक उपग्रह नहीं है, केवल चेक करने के लिए कि ये सही प्रक्षेपण करता है या नहीं। जैसे ही रोहिणी सैटेलाइट को इसने अपनी कक्षा में स्थापित किया, भारत मूलभूत प्रक्षेपण यान तकनीक विकसित करने वाला विश्व का 6वां देश बन गया।
इसरो के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इससे भी आगे बढ़ना था, क्योंकि एसएलवी अपने कुछ दोष अपने साथ लेकर के आया था, जिसमें सबसे प्रमुख था पेलोड का बहुत कम होना। 40 किलोग्राम पेलोड बहुत कम है और इतनी कम पेलोड क्षमता के साथ हम सैटेलाइट भी नहीं बना सकते थे। तो इसलिए इस पेलोड कैपेसिटी को डेवलप करने के उद्देश्य से दूसरी पीढ़ी के अंतरिक्ष यान विकसित किए गए, दूसरी पीढ़ी के प्रक्षेपित यान विकसित किए गए, जिनका नाम है ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे बढ़ते हैं। दूसरी पीढ़ी के प्रक्षेपण यान जनरेशन 2 ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड का मतलब होता है संवर्धित, और संवर्धित को परिभाषित करूं तो इसका मतलब हुआ पहले से बेहतर। यानी कि ये वो लॉन्च व्हीकल्स थे जो अपने से पहली पीढ़ी की तुलना में बेहतर थे, यानी कि जनरेशन 1 से अच्छे। जनरेशन 1 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उनमें पेलोड कैपेसिटी कम थी। इस बार के लॉन्च व्हीकल में पेलोड कैपेसिटी पर ही खास ध्यान दिया गया और 150 से लेकर के 180 किलोग्राम तक के उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए इन्हें विकसित किया गया। यह 5 चरणों वाला लॉन्च व्हीकल था, 5 स्टेजेस लॉन्च व्हीकल, जिसकी कुल प्रायोगिक उड़ानें 4 रहीं। इनमें से 1987 और 1988 की दोनों पहली परीक्षण की उड़ानें असफल रही थी, और यह हमारे लिए बहुत बड़ा एक तरह से सदमा था, एक शॉक की न्यूज़ थी कि शुरुआत की दोनों उड़ानें असफल रहीं। तब पाया गया कि इंजन टेक्नोलॉजीज में कुछ मूलभूत गड़बड़ियां हैं जिनको अभी तक सुधारा नहीं गया। हमारा विजन था कि हम ध्रुवीय और सौर तुल्यकालिक कक्षा में उपग्रही प्रक्षेपण स्टार्ट कर देंगे 1995 के आसपास। उस क्रम में हमारे लॉन्च व्हीकल का जो डेवलपमेंट था वो बहुत पीछे था। तो इसरो के वैज्ञानिकों ने 2-3 सालों का लंबा समय लिया ASLV को दोबारा से बनाने के लिए। शुरुआत से बनाया गया ASLV ना सिर्फ सफल रहा, बल्कि इसके द्वारा एक नवीन तकनीक स्प्लिट लोड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया और सफल परीक्षण किया गया। स्प्लिट लोड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक ही लॉन्च व्हीकल से कई सारे, यानी कि एक से ज़्यादा उपग्रह का प्रक्षेपण कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको ये जानकारी ज़रूर देखने को मिलेगी कि 1988 के बाद सीधे अगला परीक्षण 1992 में हुआ और 94 में हुआ। ये दोनों परीक्षण एकदम सफल रहे थे। जनरली ऐसा माना जाता है कि केवल 94 वाला ही परीक्षण सफल रहा, 93 वाला पूरी तरह से सफल नहीं माना गया। सही बात है, क्योंकि स्प्लिट लोड टेक्नोलॉजी इसमें अनसक्सेसफुल रही थी। 94 वाला जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें स्प्लिट लोड टेक्नोलॉजी का भी सफल परीक्षण हुआ, और इसी के साथ हमने SROSS स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। स्ट्रेच्ड क्यों है? क्योंकि रोहिणी हमारे डमी सैटेलाइट्स हैं जिनको ASLV के परीक्षण के लिए जानबूझकर थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया था, इसीलिए इनका नाम हो गया स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सर्विस। इसकी विशिष्ट उपलब्धि में आप देखेंगे स्प्लिट लोड तकनीक का परीक्षण किया गया। स्प्लिट लोड यानी कि एक साथ कई सारे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना, और इसी तकनीक के बलबूते पर 2017 में हमने एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा गया, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसकी नींव ASLV के स्प्लिट लोड एक्सपेरिमेंट से ही रखी गई। ये आपको ASLV का डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आप देखिए, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेजेस है, 5 चरणों वाला लॉन्च व्हीकल है, इसलिए SLV की तुलना में ये थोड़ा सा बल्कि यानी कि बड़ा दिखाई देता है। तो ये थे 2 जनरेशन लॉन्च व्हीकल की, जिनमें हमने एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप किया। एक्सपेरिमेंट कभी असफल रहे तो कभी सफल रहे, लेकिन इसके बाद प्रायोगिक प्रक्षेपण यानों को विकसित करने की बारी आई, जिसके लिए हमें बहुत जरूरी तकनीकी, अभियांत्रिकी और उपकरणों का संयोजन चाहिए था। हमारे साइंटिस्ट की क्षमता पर पूरी तरह से हम भरोसा करते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने थर्ड जनरेशन के PSLV लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप किया। PSLV प्रक्षेपण यान की तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, ये थर्ड जनरेशन है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कक्षाओं की स्थिति के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। पोलर यानी कि ध्रुवीय, तो ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है।
आप देख सकते हैं कि एक प्रक्षेपण यान के साथ पूरी मशीनरी, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चरल यूनिट लगती है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ जो PSLV लगा हुआ है, इसको एक रोबोटिक सपोर्ट से, जैसे ये जैक सिस्टम है, इसके बाद यहाँ साइड से रोबोटिक आर्म, ऑटो डिटैचमेंट सिस्टम लगाया गया है, पीछे की तरफ से कन्वेयर सिस्टम लगाया गया है, वर्टिकली अपराइट पोजीशन के लिए एक वर्टिकल होल्डर इसके साथ अटैच्ड है। अब इतनी सारी फैसिलिटी हमने PSLV के लिए बनाई है, तो क्या ये किसी और लॉन्च व्हीकल को प्रक्षेपित कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे जो श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज है, जिसे हम लोग SDSC भी बोलते हैं, जो श्रीहरिकोटा विशाखापट्टनम के पास में एक द्वीप है, वहां पर स्थित है, वो हमारे भारत देश का प्रमुख लॉन्च स्टेशन है। वहां पर इसरो द्वारा ही विकसित किए गए लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च किया जा सकता है, प्रक्षेपित किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि फ्रांस से कोई ICLV रॉकेट आ जाएगा, नहीं, फ्रांस का ICL नहीं, एरियन रॉकेट, फ्रांस से कोई एरियन रॉकेट आ जाएगा, उसे यहां से लॉन्च कर दें, या रशिया का कोई ICLV रॉकेट आ जाएगा, उसे यहां से लॉन्च कर दें, ये संभव नहीं होता। यदि लॉन्च रशिया के किसी लॉन्च स्टेशन से हो रहा है तो रॉकेट भी वहीं का होगा, यदि लॉन्च फ्रांस के किसी लॉन्च स्टेशन से हो रहा है तो रॉकेट भी उन्हीं का ही होगा, हमारा रॉकेट नहीं होगा। ठीक है। PSLV एक 4 चरणों वाला रॉकेट है और यहां से प्रायोगिक स्टेजेस स्टार्ट हो जाती है। यहां से हमने लॉन्च व्हीकल्स को मुख्य रूप से प्रक्षेपण में इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। इस क्रम में आप देखोगे कि PSLV की जो 4 स्टेज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों स्टेज में अलग अलग प्रकार के ईंधन का इस्तेमाल किया गया। जैसे आप देखोगे कि पहले और तीसरे में सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया गया, यानी कि ठोस ईंधन, दूसरे और चौथे में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया गया, यानी कि तरल ईंधन। अब ये सॉलिड और लिक्विड फ्यूल है कौन कौन से, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। PSLV की खासियत कि ये 1200 किलोग्राम तक के उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जा सकता था। इस खासियत के साथ PSLV के कई सारे संस्करण भी विकसित हुए, जो अलग अलग अनुप्रयोगों में सही सिद्ध होते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि PSLV के कौन से संस्करण को क्या कहा जाता है और उन्हें किस जगह पर, किस प्रकार के अंतरिक्ष मिशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा हम निम्न पृथ्वी कक्षा में प्रक्षेपण कर सकते हैं, साथ ही साथ ध्रुवीय और सौर तुल्यकालिक कक्षा में भी उपग्रहों की सही प्रक्षेपण संभव होगा। इसके अलावा हम देखें तो इसका पहला परीक्षण जरूर 1993 में किया गया था, 1993 में, लेकिन पहला सफल परीक्षण 1994 में हुआ था, यानी कि PSLV भी पहले अटेम्प्ट में तो असफल ही रहा था। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के समय PSLV इसरो का सबसे विश्वसनीय, सबसे दक्ष और सस्ता लॉन्च व्हीकल है। यही कारण है कि PSLV की फ्लाइट्स के लिए दूसरे देश भी अपने उपग्रह ला करके देते हैं। जब भी हमारा PSLV रॉकेट जाता है तो आप पढ़ते होंगे अखबारों में, न्यूज़ में देखते होंगे कि उसके साथ 2 सैटेलाइट सिंगापुर के, 4 सैटेलाइट इजराइल के, 2-1 सैटेलाइट कजाकिस्तान के, 5-6 सैटेलाइट न्यूजीलैंड के हम लेकर के जा रहे हैं। तो ये सिद्ध करता है कि PSLV ध्रुवीय और सौर तुल्यकालिक प्रक्षेपण में विश्व में सर्वाधिक, बोल सकते हैं विश्व में सर्वाधिक दक्षता रखता है। PSLV की एक्यूरेसी और विश्वसनीयता दूसरे देशों को भी इसकी ओर आकर्षित करती है। एक तरह से कहा जाए तो इसरो का PSLV भारत के लिए एक अभिमान का विषय है। PSLV के कुल 3 संस्करण विकसित किए गए हैं जो अभी सक्रिय हैं। इन संस्करणों का जो नामकरण हुआ है वो अनुप्रयोगिकता के आधार पर हुआ है। जैसे पहला है PSLV G, G का फुल फॉर्म होता है जनरल, यानी कि सामान्य। तो इसका इस्तेमाल हम सामान्य ध्रुवीय और सौर तुल्यकालिक उपग्रहों के प्रक्षेपण में करते हैं। दूसरा संस्करण है PSLV CA। CA का नाम है कोर अलोन, CA का फुल फॉर्म हो गया कोर अलोन। तो PSLV कोर अलोन दूसरा संस्करण है जिसका इस्तेमाल हम बहुउद्देशीय दूर संवेदन मिशन या एक से अधिक उपग्रहों के प्रक्षेपण में करते हैं। तो आज के समय देखा जाए तो सक्रिय संस्करणों में PSLV CA सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तीसरा आता है PSLV XL। XL के नाम से ही समझ गए होंगे, इसका फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा लार्ज। ज्यादा कैपेसिटी वाले PSLV रॉकेट को विकसित किया गया है। इसका इस्तेमाल हम किसी विशिष्ट अंतरिक्ष मिशन के लिए करते हैं, जैसे कि मंगलयान या फिर चंद्रयान
1 इस प्रकार का कोई स्पेशल अंतरिक्ष मिशन होता है तो फिर हम PSLV XL का इस्तेमाल करते हैं, जो काफी सारा वजन अपने साथ ले जा सकता है अंतरिक्ष में। PSLV रॉकेट के साथ ही हमने ये जाना कि इसमें इस्तेमाल होने वाले ईंधन भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो चलिए पहले इसी बारे में चर्चा कर लेते हैं। रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले जो ईंधन हैं वो ईंधनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होते हैं हमारे ठोस ईंधन, दूसरे होते हैं द्रवित ईंधन और तीसरे होते हैं मिश्रित ईंधन, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और मिक्स्ड फ्यूल। पहले शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं, फिर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा। शॉर्ट फॉर्म में पहला है HTPB। HTPB का फुल फॉर्म इधर ही लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। इनमें से कोई सा भी फ्यूल प्राकृतिक नहीं है, ये सारे के सारे संश्लेषित हैं और इनका इस्तेमाल रॉकेट की प्रणोदन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम परंपरागत LPG, CNG, पेट्रोल या डीजल जैसे ईंधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो HTPB सॉलिड फ्यूल है। इसके अलावा जो पावर्ड एल्यूमिनियम है, पावर्ड एल्यूमिनियम, और इसके साथ जोड़ करके इस्तेमाल किया जाता है अमोनियम परक्लोरेट। यह भी एक सॉलिड फ्यूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। इसरो पावर्ड एल्यूमिनियम और अमोनियम परक्लोरेट का इस्तेमाल नहीं करता। इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है नासा के द्वारा अपने इंजन्स को प्रणोदन क्षमता देने के लिए। लेकिन हाँ, क्योंकि सॉलिड फ्यूल में आता है ये पावर्ड एल्यूमिनियम, इसलिए हमने इसको लिख लिया। जनरली तो HTPB सबसे बेस्ट ठोस ईंधन है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन। द्रवित ईंधनों में आता है UDMH, MMH, DMH और NTO। NTO क्या है? NTO है नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। NTO का फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, खैर मैं आपको सारे फुल फॉर्म दिखा ही देता हूं। यहां देखिए, UDMH का फुल फॉर्म है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन। DMH का फुल फॉर्म है डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन। तो DMH और UDMH में बस U का अंतर है, U का इस मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। MMH का फुल फॉर्म है मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन, ये भी एक लिक्विड फ्यूल है। इसके अलावा क्रायोजेनिक ईंधन क्या होता है? ये एक मिश्रित फ्यूल है। यह है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण। इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है और हाइड्रोजन मुख्य ईंधन है। इसके बाद आता है MON। MON का फुल फॉर्म है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के मिश्रित ऑक्साइड। इसका भी इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में करते हैं। ये नाइट्रस इंजन्स होते हैं, जिसको हम गाड़ियों में भी हाई स्पीड के लिए आपने देखा होगा, रेसिंग कार में नाइट्रस इंजन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नाइट्रो टर्बोचार्जिंग जिसे हम लोग बोलते हैं जनरली, तो वो यही ईंधन होता है जिसको हम रॉकेट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने यहां पर देखा कि द्रवित ईंधन कौन कौन से हैं? DMH, UDMH, MMH और NTO, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड एक प्रकार का ऑक्सीकारक है जो इन सभी ईंधनों को जलने में मदद करता है। इसके अलावा मिश्रित ईंधनों में आप देखोगे ये NON लिखा हुआ है, ये NON गलत हो गया, इसको सही लिख देते हैं। NON की जगह पर होगा MON। MON का फुल फॉर्म है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रोजन। इसके अलावा क्रायोजेनिक ईंधन, और क्रायोजेनिक ईंधन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के लिक्विड मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए हमारे सारे प्रमुख ईंधन। तो जैसे हमने कहा कि PSLV की पहली और तीसरी स्टेज में सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो वो होगा HTPB, और दूसरी और चौथी स्टेज में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है। तो ज्यादातर लिक्विड फ्यूल UDMH या फिर DMH होते हैं ज्यादातर। तो इनमें से कोई सा एक वहां पर इस्तेमाल होगा। मैंने आपको बताया कि ज्यादातर उपग्रहों के प्रक्षेपण में PSLV रॉकेट लॉन्च होता है। PSLV के साथ साथ हम SSLV को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका विकास इसरो अभी कर रहा है। PSLV थोड़े से महंगे हैं, तो इसरो का सोचना है कि हल्के उपग्रह या कम दूरी के प्रक्षेपण के लिए हम नए सस्ते और छोटे रॉकेट का इस्तेमाल करें, जिसका नाम है SSLV। SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहला प्रक्षेपण 7 अगस्त 2022 को किया गया था, जो कि असफल रहा। इसके बाद 10 फरवरी 2023 को एक टेस्ट किया गया है, जो सफल तो रहा है,
लेकिन उसके द्वारा अभी तक हम ये बोलने में सक्षम नहीं हुए हैं कि SSLV इसरो का एक ऑपरेटिव लॉन्च व्हीकल है, यानी कि कार्यात्मक प्रक्षेपण यान है। अभी तक ये तय नहीं हुआ है। इसरो का ऐसा मानना है कि SSLV की लॉन्चिंग के लिए एक नया लॉन्च पैड यानी कि प्रक्षेपण स्थल भी बनाया जाएगा, जिसके लिए तमिलनाडु में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत जल्दी हमें SSLV एक प्रायोगिक प्रक्षेपण यान के रूप में दिखेगा, जिसका इस्तेमाल हम हल्के, कम वजन के और कम दूरी के उपग्रहों के प्रक्षेपण में करेंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये PSLV है, ये 4 स्टेज वाला रॉकेट है, ये 4 स्टेज रॉकेट है, जबकि हमारा ये SSLV है, ये 3 स्टेज रॉकेट है। इसकी पहली और दूसरी स्टेज सॉलिड फ्यूल वाली होती है, जबकि तीसरी स्टेज लिक्विड फ्यूल वाली होती है। इसके थ्रू हम लोग 500 किलोग्राम तक के पेलोड को 500 ही किलोमीटर तक की ऑर्बिट में भेज सकते हैं, यानी कि पृथ्वी के पास वाले प्रक्षेपण के लिए हम SSLV को इस्तेमाल करेंगे, जो PSLV से भी सस्ता होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे ही इसका ऑपरेटिव यूज स्टार्ट हो जाता है, हम SSLV को 5वीं पीढ़ी के प्रक्षेपण यान में गिनना चालू कर देंगे। तो अभी के लिए तो PSLV तीसरा पीढ़ी आ जाता है, और PSLV के बाद जो अगली चौथी पीढ़ी है वो है GSLV। ये जनरेशन 4 GSLV हमारी 4th जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है। तो यहां पर हम चौथी पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल्स को पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। चौथी पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल हो जाते हैं हमारे GSLV। ये 4th जनरेशन के लॉन्च व्हीकल है, यानी कि प्रक्षेपण यानों की चौथी पीढ़ी। अभी तक जितने भी प्रक्षेपण यान विकसित हुए हैं उनमें GSLV सबसे ज्यादा विकसित और सबसे ज्यादा लोड बियरिंग कैपेसिटी वाला, यानी कि सबसे ज्यादा भार को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला रॉकेट है। GSLV 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जिसकी पेलोड क्षमता सामान्य विन्यास में यानी कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन में 200 किलोग्राम रखी गई थी। यानी कि जब शुरुआत में GSLV को टेस्ट किया गया था तो 200 किलोग्राम तक के पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे और पहला सफल प्रयास हो सका 2003 में। 2003 से पहले भारत के जितने भी दूरसंचार उपग्रह जो भूतुल्यकालिक या भूस्थिर कक्षा में स्थापित किए जाते थे, रखे जाते थे, उन उपग्रहों का प्रक्षेपण के लिए हम कोरू स्थित जो यूरोपियन यूनियन का लॉन्च स्टेशन है वहां से, या फिर USA के कैप कैनवरल या कैनेडी स्पेस सेंटर से होने वाले प्रक्षेपणों पर निर्भर थे। इसके लिए हमें ना सिर्फ अतिरिक्त पैसा देना पड़ता था, बल्कि उनके टाइम शेड्यूल के हिसाब से हमारे अंतरिक्ष मिशन को एडजस्ट भी करना पड़ता था। लेकिन 2003 के बाद से ये समस्या सुधर गई, इस समस्या का समाधान हुआ और अब हमारे पास खुद का GSLV रॉकेट है। हालांकि ये बात सच है, GSLV बहुत ही महंगा रॉकेट है और हम बार बार छोटे मिशन के लिए GSLV का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसलिए हम कई बार आज भी हमारे भूस्थिर या भूतुल्यकालिक उपग्रहों का प्रक्षेपण कैप कैनवरल या कोरू स्थित लॉन्च स्टेशन से करवाते हैं, जहां पर उनका लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, चाहे वो एरियन रॉकेट हो या फाल्कन रॉकेट हो, का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये GSLV का एक स्ट्रक्चर है। ये GSLV Mark II है। ये GSLV Mark II इसका जो सेकंड वर्जन है, ये उसका फोटो है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि GSLV के कितने संस्करण विकसित हो चुके हैं। तो वर्तमान में GSLV के टोटल 4 संस्करण हैं। शुरुआत 200 किलोग्राम के पेलोड क्षमता से हुई थी, लेकिन बाद में समझ आया कि इससे ज़्यादा भारी उपग्रह भी होंगे। तो जो जितने भी प्रायोगिक GSLV के संस्करण हैं जो अभी सक्रिय हैं, उनमें सबसे पहला आता है GSLV Mark 1A। Mark 1A 1500 किलोग्राम तक को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। दूसरा होता है Mark 1 का ही दूसरा संस्करण Mark 1B। ये 1900 से 2100 किलोग्राम तक के वजन को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। तीसरा आता है Mark 2। Mark 2 हमने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रयोग किया है। Mark 2 रॉकेट लगभग 5000 किलोग्राम तक के पेलोड को अंतरिक्ष में किसी भी कक्षा तक पहुंचा सकता है। किसी भी कक्षा यानी कि मेरा आशय सबसे दूरस्थ स्थित जो भूस्थिर कक्षा है वहां तक। और चौथा आता है GSLV Mark 3, जिसको हम LVM-3 भी बोलते हैं। इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी यानी कि पेलोड क्षमता के आधार पर इसे इसरो का बाहुबली भी कहा गया है।
अभी चंद्रयान 2 मिशन के लिए इसे इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इसी वर्ष फरवरी में और पिछले वर्ष अक्टूबर के आसपास वनवेब नाम की कंपनी के भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए भी LVM-3 यानी कि GSLV Mark 3 रॉकेट का ही इस्तेमाल किया गया था। ये 10,000 किलोग्राम तक का पेलोड अंतरिक्ष में भूस्थिर कक्षा या उसके आसपास कहीं भी पहुंचा सकता है। तो जो बड़ा आकार और बड़ी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, ये इसकी खासियत है और इसी वजह से इसे बाहुबली कहा जाता है। LVM-3 के अलावा GSLV रॉकेट का इस्तेमाल हम दूसरे देशों की मदद के लिए भी करते हैं, यानी कि अन्य देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण भी हम यहाँ से करते हैं। एंट्रिक्स लिमिटेड और NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक शाखाएं हैं जो इसरो के लिए बिजनेस लाने का काम करती हैं। हालांकि इसरो अपने बजट के लिए प्रशासन पर निर्भर करता है और प्रशासन के द्वारा किसी भी अंतरिक्ष मिशन के लिए बजट आवंटित होता है। इसके बावजूद इसरो खुद अपनी कमाई कर रही है। इसरो जैसा ऑर्गेनाइजेशन दूसरे देशों के उपग्रहों को प्रक्षेपित करके या दूसरे देशों के अंतरिक्ष अभियानों का संचालन करके पैसा भी कमाता है। इसी क्रम में जो मैंने आपको वनवेब कंपनी का उदाहरण दिया, वहां से 1000 करोड़ रुपए इसरो कमा चुका है। और भी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां एंट्रिक्स लिमिटेड और NSIL के द्वारा इसरो को कई सारे इंटरनेशनल स्पेस मिशन प्राप्त हुए हैं। आजकल आप सुन रहे होंगे बहुत सारी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं स्पेस टूरिज्म के माध्यम से भी पैसा कमा रही हैं। इसरो ने भी 2 महीने पहले ही स्पेस टूरिज्म के अंतर्गत कई सारे पैकेजेस लॉन्च किए हैं, जिसके माध्यम से टूरिस्ट को यानी कि पर्यटकों को अंतरिक्ष का अनुभव कराने के लिए मिशन संचालित किए जाएंगे। लेकिन इस क्रम में पहली कड़ी आती है एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की, और इसीलिए अगले कुछ ही वर्षों में या कुछ महीनों में हम देखेंगे गगनयान नाम का एक मिशन संचालित होगा, जिसके माध्यम से पहली बार इसरो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेपण यानों की इस कड़ी में जो अगला हिस्सा आता है वो आता है इंजन टेक्नोलॉजी का। इंजन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में शुरुआत करते हुए हम लोग देख चुके थे कि PSLV और SSLV रॉकेट के बीच क्या कंपैरिजन है और वो कौन कौन से ईंधन हैं जो देखे जा सकते हैं, जिन्हें हम रॉकेट में तरल ईंधन, मिश्रित ईंधन या ठोस ईंधनों के रूप में प्रयोग करते हैं। एक और प्रकार का रॉकेट होता है जिस रॉकेट को कहा जाता है साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट इसरो के द्वारा विकसित किए जाते हैं। इसरो के साथ साथ बहुत सारी दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां भी हैं जो इस प्रकार के रॉकेट को बनाते हैं। इनका जो नाम है साउंडिंग रॉकेट, वो इस वजह से नहीं है कि इनकी जो गति है वो साउंड के बराबर होती है या कुछ, इनका साउंड से कोई लेना देना ही नहीं है। असल में साउंडिंग रॉकेट जो शब्द है वो इनके कार्यप्रणाली की वजह से पड़ा। साउंड टू साउंड का मतलब होता है टू मेजर, यानी कि मापन। तो हम क्योंकि इन रॉकेट्स का इस्तेमाल मापन के लिए या अनुसंधान के लिए करते हैं, टेस्टिंग के लिए करते हैं, इसीलिए इन्हें साउंडिंग रॉकेट कह दिया जाता है। मिसाइल के आकार के होते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा आकार नहीं होता, सस्ते होते हैं, आसानी से संचालित किए जा सकते हैं और कम समय में इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, परिभाषा से चलते हैं अपन। प्रक्षेपित रॉकेट जिनका प्रयोग ऊपरी वायुमंडल एवं अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। अगर हमको एटमॉस्फेरिक स्टडी करनी है, वायुमंडल की जानकारी लेनी है, तो इतनी ऊंचाई तक हम इन रॉकेट्स को भेज देते हैं कि वायुमंडल से संबंधित जानकारी सेंसरों के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें दे देते हैं। इसके साथ ही हम इस रॉकेट का इस्तेमाल अंतरिक्ष अनुसंधान में भी कर सकते हैं और मूल उपग्रह प्रक्षेपण के परीक्षण का भी एक तरीका साउंडिंग रॉकेट होते हैं। अगर मान लीजिए हमें हमारे सैटेलाइट में कैमरा, स्कैनर या रडार वगैरह लगाने हैं, तो वो अंतरिक्ष की परिस्थितियों में किस प्रकार से काम करेंगे, इस बात की टेस्टिंग हम साउंडिंग रॉकेट में उन्हें फिट करके कर सकते हैं। तो हमारे उपकरणों की टेस्टिंग में भी काम आते हैं। इसके अलावा वायुमंडलीय अध्ययन और स्टडी के पर्पज से भी साउंडिंग रॉकेट बहुत जरूरी है। इनका पहला प्रयोग 1975 में किया गया था, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट के रूप में। रोहिणी एक डमी सैटेलाइट था, उसी के परीक्षण में किया गया था। 1975 में ही आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपित हुआ और उसके पेलोड के एक्सपेरिमेंट के लिए हमने प्रयोग किया था साउंडिंग रॉकेट को। यहां तक कि 1963 में भारतीय भूमि से जो पहला रॉकेट प्रक्षेपित हुआ था थुम्बा से, जिसका नाम था नाइक अपाश, ये जिसको नाइक अपाचे बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी एक साउंडिंग रॉकेट ही था और इसको हमने यूएसए से खरीदा था। यूएसए से खरीदा गया रॉकेट था, लेकिन भारतीय भूमि से प्रक्षेपित होने वाला पहला रॉकेट। तो रॉकेट तो हो गए हैं सारे। PSLV, GSLV एप्लीकेशनल रॉकेट है, यानी कि कार्यात्मक
लॉन्च व्हीकल है जिनका इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं। 4 पीढ़ी के इन रॉकेट के अलावा 5वीं पीढ़ी के कोई रॉकेट डेवलप नहीं किए गए इसरो के द्वारा। इसके बजाय इसरो ने इन्हीं रॉकेट प्रणालियों को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करी। हमारे प्रक्षेपण यानों में कैपेसिटी को बढ़ाया गया, दक्षता को बढ़ाया गया, साथ ही लोड बेयरिंग पावर भी ज्यादा हो गई, प्रणोदन क्षमता भी बढ़ गई। इस क्रम में हम पाएंगे कि हमारे रॉकेट्स में क्रायोजेनिक तकनीक को संलग्न किया गया। अब ये शब्द क्रायोजेनिक कहां से आता है? क्रायोजेनिक एक स्टेट, एक परिस्थिति को कहा जाता है, अति निम्न दाब परिस्थिति। इस शब्द का इस्तेमाल आपने कोविड के समय भी सुना होगा कि वैक्सीन को लाने ले जाने के लिए क्रायोजेनिक टैंकर या क्रायोजेनिक स्टोरेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्रायोजेनिक शब्द का आशय है अति निम्न ताप परिस्थिति, -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम का तापमान। अंतरिक्ष में इस परिस्थिति का क्या लेना देना है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी किस तरह से बेहतर है और ये रॉकेट को कैसे अच्छा बनाती है, आइए हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये क्रायोजेनिक सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जनरली हम ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हमारे प्रक्षेपण यान की स्टेज 3 में। GSLV की चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया कि ये 3 स्टेज रॉकेट है। इसका पहला जो स्टेज होता है वो सॉलिड फ्यूल, दूसरा स्टेज लिक्विड फ्यूल और तीसरा स्टेज जो है वो क्रायोजेनिक फ्यूल से संचालित होता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो शुरुआत का ये पूरे इंटीग्रेटेड मॉड्यूल में ये जो शुरुआत वाला हिस्सा है ये है हमारा उपग्रह, ये हमारी सैटेलाइट है। इसके बाद ये जो इंटरनल जोन है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्टोरेज टैंक है, यहाँ पर फ्यूल भरा रहता है और कंबशन के लिए रेडी होता है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये लास्ट वाला पार्ट को कहा जाता है नोजल। इसी नोजल में आग लगती है और इस तरह से पीछे की तरफ थ्रस्ट डेवलप होता है जिससे रॉकेट आगे बढ़ता है। तो ये पूरी की पूरी क्रायोजेनिक असेंबली है, यहाँ से लेकर के ये जो पीछे वाला पोर्शन है ना, ये पूरा क्रायोजेनिक असेंबली है। और इस क्रायोजेनिक असेंबली का फायदा क्या हो रहा है? देखिए, अंतरिक्ष में पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर वायुमंडल से बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा घट जाता है। अगर हमारे पास क्रायोजेनिक तकनीक ना होती तो इसके विकल्प में हम इस्तेमाल करते थे लिक्विड फ्यूल। ये जो लिक्विड फ्यूल होते हैं जैसे DMH, UDMH, MMH, ये सारे लिक्विड फ्यूल को तरल अवस्था में मेंटेन रखना मुश्किल होता है। लो टेम्परेचर सिचुएशन में ये जम जाएंगे और फिर इनमें दहन नहीं होगा। तो हम लॉन्च व्हीकल में लगा देते थे एडिशनल हीट इंजन, हीटर या फिर हीट बूस्टर्स लगा दिए जाते थे जो कंबशन चैम्बर और स्टोरेज टैंक का टेम्परेचर बढ़ा करके रखते थे ताकि हमारे जो फ्यूल हैं वो फ्रीज ना हो, उनका तापमान घटे ना और कंबशन आसानी से हो सके। ये सिचुएशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इससे हमारे लॉन्च व्हीकल का भार अतिरिक्त बढ़ जाता था। एक्स्ट्रा भार, हीट इंजन का अतिरिक्त भार अंतरिक्ष में ले जाने के कारण 2 परेशानियां आती थी। पहला तो ये कि हम सैटेलाइट को ज़्यादा भारी नहीं बना सकते थे। दूसरा, सैटेलाइट में लगाए गए उपकरण सीमित हो जाते थे और बहुउद्देशीय उपग्रहों का प्रक्षेपण कम हो जाता था। एक्स्ट्रा भार के कारण हमारे लॉन्च व्हीकल की प्रणोदन क्षमता यानी कि प्रोपल्शन कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। और इन सभी कारणों की वजह से वैज्ञानिक एक अल्टरनेटिव खोजने के पीछे लग गए। अल्टरनेटिव का नाम था क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। ये एक इंजन प्रणाली है, एक इंजन प्रणाली है, इंजन प्रोपल्शन सिस्टम है जिसमें 150 डिग्री से कम डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर नियंत्रित दहन संपन्न किया जाता है। कंट्रोल्ड कंबशन होता है, लेकिन वो कैसा? -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर। ये तो पहले भी हो रहा था, लेकिन पहले हो रहा था हीट इंजन और हीटर्स की मदद से, अब हो रहा है लो प्रेशर टेक्नोलॉजी के कारण। हम क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को यूज करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन होता है जबकि लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर होता है जिसकी उपस्थिति में ईंधन जलता है। कंबशन चैम्बर और स्टोरेज टैंक जिसमें दहन हो रहा है या फिर जिसमें रखा जा रहा है, वहां पर प्रेशर को बहुत ज्यादा घटा देने से, देखिए जब भी हम दाब को घटाएंगे तो किसी भी मटेरियल का जो हिमांक होगा वो भी घट जाएगा। यानी कि प्रेशर रिड्यूस करो तो फ्रीजिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है। तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना ज्यादा घटा देते हैं प्रेशर को कम करके कि हाइड्रोजन लगभग -253 डिग्री पर और ऑक्सीजन लगभग -183 डिग्री पर उपचारित होता है। यानी कि इतना ठंडा हो जाने के बाद भी
ना तो हाइड्रोजन जमता है ना ही ऑक्सीजन, दोनों लिक्विड स्टेट में मेंटेन रहते हैं। लो प्रेशर टेक्नोलॉजी की सहायता से एडिशनली लगाए जाने वाले हीटर या हीट इंजन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और इस तरह से रॉकेट का वजन घटता है और उस घटे हुए वजन की तुलना कंपैरिजन में हम ज्यादा वजन के उपग्रह, एक साथ कई सारे उपग्रह, बहुउद्देशीय उपग्रह या फिर लंबी दूरी के अंतरिक्ष मिशन का संचालन कर सकते थे। तो क्रायोजेनिक से हमें यह फायदा मिला कि लॉन्च व्हीकल का एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा द्रव्यमान कम हो गया, जिसकी वजह से हम बहुउद्देशीय उपग्रहों का प्रक्षेपण कर सके। जहां 3 अलग अलग उपग्रहों का प्रक्षेपण करना था, हमने एक ही सैटेलाइट में सारे पेलोड उपकरण मिक्स करके सिंगल सैटेलाइट का प्रक्षेपण भी हम कर पाए। हाइड्रोजन की वजह से प्रणोदन क्षमता भी रॉकेट की बहुत ज्यादा बढ़ गई। यहां पर यही लिखा गया है, हीट इंजन या हीटर का अतिरिक्त भार घटता है जिससे बहुउद्देशीय उपग्रह प्रक्षेपण संभव होता है। यह पहला लाभ है कि एक्स्ट्रा वेट को हटा दिया ताकि बहुउद्देशीय मल्टी ऑब्जेक्टिव सैटेलाइट भेजे जा सके, जिसके अंदर हम कई सारे पेलोड उपकरण फिट कर सकते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा। हमारे पास बाकी के सारे जो संश्लेषित ईंधन है उनकी तुलना में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संश्लेषित करना आसान है, इनकी मात्रा पर्याप्त है। अधिक प्रणोदन क्षमता, हम सब जानते हैं कि जितने भी ईंधन उपलब्ध हैं उन सभी में हाइड्रोजन की ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा है। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू की वजह से हाइड्रोजन जलते हुए बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, जिससे हमारे रॉकेट की प्रणोदन क्षमता बढ़ती है। रॉकेट तेज भी होते हैं और ज्यादा दूरी तक भी संचालित किए जा सकते हैं। और लास्ट, दहन पर सटीक नियंत्रण। हम क्रायोजेनिक के माध्यम से कितनी मात्रा में फ्यूल को दहन करना है ये नियंत्रित कर सकते हैं। प्रोपल्शन बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा भी किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर एक ड्रॉबैक भी है, हम क्रायोजेनिक इंजन को बंद करके चालू नहीं कर सकते हैं दोबारा। यानी कि जैसे लिक्विड इंजन में हम ये बार बार कर सकते हैं ना कि कभी भी चालू कर दो, कभी भी बंद कर दो, फिर चालू कर दो, फिर बंद कर दो। क्रायोजेनिक में ऐसा नहीं किया जा सकता। क्रायोजेनिक इंजन एक बार चालू होगा तो जब तक स्टोरेज टैंक का पूरा ईंधन जल नहीं जाता तब तक उसे बंद नहीं कर सकते, और अगर बंद किया तो फिर दोबारा चालू नहीं कर पाएंगे। तो क्रायोजेनिक इंजन में चरणबद्ध दहन, स्टेज्ड कंबशन पॉसिबल नहीं होते। इसीलिए मैंने कहा कि इसे तीसरी स्टेज में इस्तेमाल किया जाता है, जब सैटेलाइट को केवल एक इनर्शियल राउंड, एक जड़त्व के लिए एक चक्कर लगवाना हो, केवल वहां तक के लिए। इसके अलावा किसी लंबी दूरी के अंतरिक्ष मिशन को संचालित करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का पहला सफल परीक्षण किसने किया था? नासा ने 2003 में। लेकिन उसके बाद से हम लोग भी क्रायोजेनिक तकनीक पर रिसर्च करना चालू कर चुके थे। भारत में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है LPSC, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। ये 3 जगह पर है इसका मुख्यालय, बेंगलोर, महेंद्रगिरी और त्रिवेंद्रम। इसमें बेंगलोर स्थित जो LPSC है वहां पर देश का पहला क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया था, और इसी क्रायोजेनिक इंजन की परीक्षण को हम लोगों ने 2014 में सफलता प्राप्त की। परीक्षण सफल होने के बाद से हम क्रायोजेनिक इंजन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। GSLV 5D, GSLV D5 रॉकेट था जिसमें पहली बार क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था। आज के समय हमारा जो मार्क 3 रॉकेट है, जिसे हम इसरो का बाहुबली बोलते हैं, उसकी तीसरी स्टेज में हम हाई डेंसिटी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं, और इसी के माध्यम से ये बाहुबली रॉकेट ज्यादा वजन को अंतरिक्ष में काफी दूर तक ले जाने में सक्षम हुआ है। तो ये थी क्लास जिसमें हमने प्रक्षेपण यान की पीढ़ियों के बारे में बात किया। 4 जनरेशन तक लॉन्च व्हीकल्स विकसित हुए हैं, जबकि 5वीं जनरेशन में क्रायोजेनिक तकनीक के माध्यम से उपलब्ध लॉन्च व्हीकल यानी कि प्रक्षेपण यान की ही प्रणोदन क्षमता को विकसित किया गया। इसके अलावा इसरो रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन्स पर भी रिसर्च कर रहा है। तो मान के चलिए कि यह आपका होमवर्क है, आप सबको रैमजेट या स्क्रैमजेट इंजन के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। उम्मीद करता हूं प्रक्षेपण यान की पीढ़ियों यानी कि जनरेशन से जुड़ा हुआ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। MPPSC की ऑनलाइन तैयारी के लिए अब आप ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल MPPSC स्पेशल न्यू बैच। अब मंजिल को पाने के लिए मंजिल को ज्वाइन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप कौटिल्य एकेडमी की एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।